फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे अपना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि हमने अभी तक जितना किया है अप टू सेक्शन 54 फ्रॉम द इंडेक्स इटसेल्फ। ठीक है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह हम आपको कोड से ही रिवाइज़ करनी पड़ेंगी। हाँ, लेकिन सेक्शन 4 जो है वो कहता है दैट अमाउंट ऑफ डिफ़ॉल्ट जहाँ 1 करोड़ होएगा मिनिमम, वहीं पर ये पार्ट अप्लाई होगा। कौन सा पार्ट? जो कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन की बात करता है फॉर कॉर्पोरेट पर्सनस। ठीक है, इसमें 7 चैप्टर्स है इस पार्ट में, जो कि सेक्शन 4 से लेकर 77A तक है। हमने अभी करे हैं 3 चैप्टर्स। चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सेक्शन 4 एंड 5 जिसमें डेफिनेशंस हैं, और उसके बाद चैप्टर 2 जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात करता है, और चैप्टर 3 जो लिक्विडेशन की बात करता है। तो चैप्टर 2 में है सेक्शन 6 से लेके हमारे सेक्शन 32A तक। ठीक है, तो सेक्शन 6 कहता है, पहले बताता है कि दैट हु आर द पर्सन्स हु मे इनिशिएट अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ये इनिशिएट कब होगा? व्हेन द कॉर्पोरेट डेटर कमिट्स अ डिफॉल्ट ऑफ मिनिमम ₹1 करोड़। और कौन इनिशिएट करेगा ये प्रोसीडिंग? फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। इन तीनों की डेफिनेशन हमें दी हुई है सेक्शन 5 में। फाइनेंशियल क्रेडिटर डिफाइंड है अंडर सेक्शन 5(7) में। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ जो है वो सेक्शन 5(5) में है, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर 5 सब सेक्शन 20 में है। तो सेक्शन 7 में फाइनेंशियल क्रेडिटर इनिशिएट करता है प्रोसीडिंग्स। सेक्शन 8 में ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट करता है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट इटसेल्फ अपने अगेंस्ट करता है सेक्शन 10 में। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है वो अकेला या जॉइंटली विद अनदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स इनिशिएट कर सकता है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, या फिर ऑपरेशनल क्रेडिटर इनिशिएट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको पहले सेक्शन 8 में एक डिमांड नोटिस देना पड़ेगा कॉर्पोरेट डेटर को, जिसके लिए वो 10 डेज़ के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर को रिप्लाई करना होता है दैट इन केस एनी डिस्प्यूट इज पेंडिंग, देन उसकी इन्फॉर्मेशन और कोई सूट और एब्लिटेशन प्रोसीडिंग पेंडिंग है, या फिर ये उसको डिस्क्लोज क्रेडिटर को बताना होता है दैट द अमाउंट हैज़ ऑलरेडी बीन पेड एंड इनकैश्ड बाय द ऑपरेशनल क्रेडिटर। अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर सेक्शन 9 में दिया है कि अगर 10 डेज़ के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर रिप्लाई नहीं करता है या कोई डिस्प्यूट वगैरह के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है, देन इट कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। और जो एप्लीकेशन के साथ है, ही मे प्रपोज द नेम ऑफ अ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, बट फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है एप्लीकेशन देखता है, उसमें उसको एक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कौन प्रपोज कर रहे हैं वो उसका नाम भी देना होता है, एंड एक एविडेंस भी देना होता है कि जो डिस्प्यूट के अगेंस्ट उन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया। देन सेक्शन 10 में अगर कॉर्पोरेट डेटर जो है वो डिस्प्यूट डिफ़ॉल्ट कर देता है, देन इट मे इटसेल्फ फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड शेल प्रपोज द नेम ऑफ अ पर्सन हु शेल एक्ट एज ए इंटरिम इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। देन 10A में है सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस। ये हमने कोविड के टाइम पे आया था दैट इन केस डिफ़ॉल्ट जो है वो 25 मार्च 2020 से लेके उसके 6 मंथ्स के बाद तक कोई डिफ़ॉल्ट होता है उस पीरियड में, तो उसके लिए कोई इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं होगा, ना इस टाइम पीरियड के ना इस टाइम पीरियड के बाद में भी उस डिफ़ॉल्ट के लिए कोई प्रोसेस नहीं इनिशिएट होगा। सेक्शन 11 में पर्सनस नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एन एप्लीकेशन, इसमें एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि अगर कॉर्पोरेट डेटर ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स CIRP में है, या फिर PPIRP में चल रहा है, या फिर उसने ऑलरेडी एक पिछले लास्ट 1 ईयर में 12 मंथ्स प्रोसीडिंग में एक कंप्लीट किया है, या फिर कोई डिफ़ॉल्ट किया है, या फिर उनके ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, तो वो सब लिस्ट के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं फॉर इनिशिएटिंग द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। दैन सेक्शन 11A में है कि अगर कोई एप्लीकेशन 3 केस है इसमें, कि अगर 54C की एप्लीकेशन पेंडिंग है और साथ में आपने 7, 9 या 10 की एप्लीकेशन लगा दिया, तो पहले 54C की डिस्पोज ऑफ होगी, या फिर अगर 7, 9, 10 की पेंडिंग थी और उसके फाइल होने के विद इन 14 डेज आपने 54C की लगा दिया, तो 54C की पहले डिस्पोज ऑफ होगी। और तीसरा केस है अगर 7, 9, 10 की फाइल हो चुकी है, उसके 14 डेज़ के बाद में आपने 54C की एप्लीकेशन लगाई, तो पहले 7, 9 और 10 की एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ होगी। देन सेक्शन 12 है टाइम लिमिट दिया हुआ है कंप्लीट करने का रेजोल्यूशन प्रोसेस कितना है 180 डेज़, बट 90 डेज़ की एक्सटेंशन हो सकती है। और कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन पास किया है विद 66% मेजॉरिटी के साथ। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल तो एप्लीकेशन फाइल करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, और वो 90 डेज़ की एक्सटेंशन दे सकती है, बट एक ही बार मिलेगी एक्सटेंशन। और टोटल पीरियड जो है रेजोल्यूशन प्रोसेस का वो 330 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता, इंक्लूडिंग 180 प्लस 90 एंड 90 डेज प्लस एनी अदर लीगल प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू इंसॉल्वेंसी। देन 12A में है दैट 7, 9 और एप्लीकेशन 10 की जो एप्लीकेशन है वो विड्रॉ भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड द अप्रूवल बाय 90% ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स
अगर अप्रूव करते हैं तो विड्रॉ कर सकते हैं एप्लीकेशन। देन सेक्शन 13 है डिक्लेरेशन ऑफ मोरिटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। अगर एक बार अप्रूव हो गया है, अगर एप्लीकेशन जो है फाइल हुई है वो अप्रूव होगी है, देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है वो अप्रूवल के साथ साथ एक मॉरिटोरियम भी अनाउंस करेगी, एक पब्लिक अनाउंसमेंट देगी फॉर इनवाइटिंग द क्लेम्स, एंड साथ में एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल भी अपॉइंट करेगी। ठीक है, मॉरिटोरियम क्या होता है, दैट प्रोहिबिट सर्टेन एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द पीरियड टिल द कंप्लीशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, एंड पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड इनवाइटिंग द क्लेम फॉर क्रेडिटर्स, दैट जिस चीज़ का कोई क्लेम है डेटर के अगेंस्ट तो वो बता सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल डिसाइड करता है। देन अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अगर तो कौन होता है वैसे, अपॉइंट कैसे होता है ये, अगर तो एप्लीकेंट जो है जैसे कि फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट को कंपलसरी होता है नाम देना, तो वही प्रपोज्ड वाला जो है वो अपॉइंट हो जाएगा इन केस देयर इज़ नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग अगेंस्ट हिम। और अगर उन्होंने कोई प्रपोज नहीं किया है देन द बाय ओपिशनल क्रेडिटर, कोई प्रपोज नहीं किया है क्योंकि इसके पास चॉइस थी यहाँ पे, देन रेफरेंस टू द बोर्ड फॉर सजेशन बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एंड द बोर्ड शैल विद इन 10 days ऑफ द रिसीविंग द रेफरेंस शैल रिकमेंड द नेम ऑफ द पर्सन हु शैल बी अपॉइंटेड एज द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड उसके बाद सेक्शन 17 है मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर कौन करेगा, बाय इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 18 में ड्यूटीज़ हैं उसकी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की। देन उसके बाद हमारा 19 है जितने भी एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स हैं उस कॉर्पोरेट डेटर के, दे शैल एक्सटेंड द कॉपरेशन टू द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। 20 में है मैनेजमेंट जो कॉर्पोरेट डेटर के अफेयर्स की और ऑपरेशंस की होगी, दैट शैल बी एज अ गोइंग कंसर्न, एंड द इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशन शैल मेक एन एंडेवर टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, और उसके लिए वो इंटरिम फाइनेंस भी रेज कर सकता है। 21 में कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स देखी थी हमने, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करता है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशन आफ्टर कोलेशन ऑफ द क्लेम्स, जो कि उसने क्लेम्स इनवाइट किए थे अंडर सेक्शन 15। और उस कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में कौन होते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि 21(6) या 21(6)A में है। देन डिसीजन जो होगा कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का बाय सिंपल मेजॉरिटी होगा, दैट इज़ एटलीस्ट 50% ऑफ द वोटिंग शेयर्स हैव एग्रीड फॉर द, देन उसके लिए हम कहेंगे कि डिसीजन हो गया है मीटिंग का। देन उसके बाद 22 में अपॉइंटमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वही कंटिन्यू हो सकता है या फिर वो रिप्लेस हो सकता है। लेकिन जो ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हमने 21 में कॉन्स्टिट्यूट की थी, इसकी फर्स्ट मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 7 days ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, और उस मीटिंग में जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है वो डिसाइड करती है दैट दे वेदर दे विल कंटिन्यू विद द इंटरिम और दे विल अपॉइंट अ न्यू वन। और अगर वो रिप्लेस करने को डिसाइड करते हैं देन उनके लिए, देन उस केस में उनको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को उसका नाम और रिटन कंसेंट भेजना है न्यू पर्सन का, और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको बोर्ड के पास भेजेगी फॉर अप्रूवल, और बोर्ड अगर बोर्ड को अप्रूवल देना होता है विद इन 10 days ऑफ रिसीट ऑफ नेम। जब तक वो नहीं देती है तब तक के लिए इंटरिम ही कंटिन्यू करेगा। उसके बाद 23 में है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, जो है वही कंडक्ट करेगा सारी की सारी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की प्रोसीडिंग्स। उसके बाद 24 में है मीटिंग ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, कौन कंडक्ट कराता है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। उसका नोटिस किस किस को जाता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को। अगर ऑपरेशनल क्रेडिटर का डेट जो है वो मोर देन 10% ऑफ टोटल डेट है और इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑपरेशनल क्रेडिटर को नोटिस नहीं भी जाता है तो भी वो इनवैलिडेट नहीं करेगी प्रोसीडिंग, और ना ही इनके पास राइट टू वोट होता है। दैन 25 में ड्यूटीज़ हैं रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, सेम होती हैं जो हमारी इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की है, जिसमें एक होती है टू प्रिपेयर द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम्स टू कोलेट द क्लेम्स ऑफ द क्रेडिटर्स। उसके बाद हमारा आ जाता है 25A राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। उनका काम क्या होता है, दैट दे शैल एक्ट एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो अपॉइंट होते हैं 21(6) में और 21(6)A में कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ डेट क्रेडिटर्स के लिए। तो दे शैल एक्ट एज पर द प्रायर इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, और अगर उनके पास प्रायर इंस्ट्रक्शन नहीं होती है देन दे शैल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एट द मीटिंग। एंड 26 में एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट टू अफेक्ट द प्रोसीडिंग। जो एप्लीकेशन फॉर अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन हमारी फाइल होती है सेक्शन 25 में, वो प्रोसीडिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को अफेक्ट नहीं करेगी। दैन 27 है रिप्लेसमेंट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, दैट इफ रेजोल्यूशन इन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स
रेजोल्यूशन पास करते हैं एटलीस्ट 66% ऑफ वोटिंग शेयर, देन दे कैन रिप्लेस द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। एंड उसके लिए वही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जो अपॉइंटमेंट के टाइम होता है कि बोर्ड का अप्रूवल चाहिए विद इन 10 डेज। उसके बाद 28 में है अप्रूवल ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स फॉर सर्टेन एक्शंस। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स वैसे तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कुछ एक्टिविटीज़ कुछ पावर्स उसके पास होती हैं, बट कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जिसके लिए उसको कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल लेना है, और वो अप्रूवल एटलीस्ट 60% ऑफ वोटिंग शेयर्स में का होना चाहिए। एंड अगर वो अप्रूवल नहीं दिया तो एक्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल बी वॉइड इन दैट केस। देन 29 में है प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जिसके बेसिस पे जो कि प्रोवाइड किया जाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स को, उसमें जिसके बेसिस पे वो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट करेंगे, प्रोवाइडेड वो एग्री करते हैं कि वो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करेंगे और कोई कॉपीराइट या ट्रेडमार्क ब्रीच नहीं करेंगे। देन पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू बी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, इसकी लिस्ट दी हुई है सेक्शन 29 में, जो कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है या फिर इनकैपेबल है, मतलब ये सारी लिस्ट दी हुई है इसमें। उसके बाद अगर वो एलिजिबल है देन ही शैल सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम टू द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उसको कंसीडर करेगा, अगर वो उसमें सारी प्रोविजंस हैं फॉर पेमेंट ऑफ ऑल द ड्यूज, देन इट शैल प्लेस दैट रेजोल्यूशन प्लान बिफोर द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने उसको अप्रूव कर दिया बाय 66%, देन वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास सबमिट होता है। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का अप्रूवल आता है सेक्शन 31 में, वो अप्रूव भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है अगर 30 की सेक्शन कंडीशंस जो है वो कंप्लाई नहीं होती हैं उसके अकॉर्डिंग। और लेकिन अगर वो अप्रूव कर देती है तो विद इन 1 ईयर द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल टेक द नेसेसरी अप्रूवल्स एज रिक्वायर्ड एंड शेल सबमिट ऑल द इंफॉर्मेशन टू द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट जिसका अप्रूव हुआ है रेजोल्यूशन प्लान। उसके बाद 32 में है अपील के ग्राउंड सेम होंगे। अपील किसके अगेंस्ट? अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान की, उसके अगेंस्ट अप्रूवल अपील के ग्राउंड्स कहाँ होंगे? जो सेक्शन 61 में है सेम होंगे। देन 32A में है लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंसेस। प्रायर ऑफेंसेस किसके? जो कि कॉर्पोरेट डेटर था उसने कमिट किए थे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, तो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं होएगी अगर जो न्यू बोर्ड या उसकी मैनेजमेंट है वो डिफरेंट है देन द एग्जिस्टिंग। उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है लिक्विडेशन प्रोसेस, जो कि सेक्शन 33 से लेके सेक्शन 54 तक है। लिक्विडेशन कब होती है उसके लिए 33 में बताया दैट इनिशिएशन ऑफ लिक्विडेशन शैल बी व्हेन देयर इज नो रेजोल्यूशन प्लान सबमिटेड विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, that is 180 days, or the resolution plan which was submitted has been rejected because it does not comply with the provisions of section 30, or the committee of creditors itself resolved before the approval of resolution plan to liquidate the company with the 66% majority, or the resolution plan if was approved but was contravened by the corporate debtor, then any person whose interest has been prejudicially affected may apply to the adjudicating authority, and adjudicating authority thereafter shall pass a liquidation order अगर उसको लगता है कि yes the contravention हुई है रेजोल्यूशन प्लान की। और वंस इनिशिएट होगी है लिक्विडेशन प्रोसीडिंग देन कोई सूट और लीगल प्रोसीडिंग नहीं फाइल ना ही फाइल होगा ना ही फाइल कर सकती है कॉर्पोरेट डेटर। उसके बाद 34 में अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड हिज फीस टू बी पेड। इस केस में ये होता है कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो एक्ट कर रहा था कंपनी के कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे, ही में कंटिन्यू टू बी अपॉइंटेड एज टू वर्क एज लिक्विडेटर सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ कंसेंट अनलेस द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिप्लेसेस हिम अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 4। तो रिप्लेसमेंट उसको कब करनी होती है? जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ही रेजोल्यूशन पास कर दिया है या फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि उसने जो है कॉन्ट्रावेंशन करी थी कोई सेक्शन 30 की। उसके बाद 35 में है पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर। देन 36 में लिक्विडेशन एस्टेट। ये बेसिकली जितने भी कंपनी के एसेट्स वगैरह होते हैं उन सब की एक कॉम्प्रोमाइज लिस्ट कंपोज्ड लिस्ट बनाती है। कौन बनाता है? लिक्विडेटर। एंड ही शेल hold that liquidation estate as the fiduciary for the creditors. Then 37 में है power of liquidator to assess the information in order to decide all the claims etc. that जो कंपनी के अगेंस्ट ड्यू है और जितनी भी कंपनी के नाम पे एसेट्स एंड उसके प्रॉपर्टीज़ हैं उस सब की इंफॉर्मेशन के लिए 37 में लिक्विडेटर के पास पावर है कि वो असेस कर सकता है। एंड अगर कोई क्रेडिटर इंफॉर्मेशन डिमांड करता है फॉर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिमांड करता है देन इट शैल बी सप्लाइड टू हिम विद इन 7 days ऑफ द डिमांड। देन उसके बाद जो लिक्विडेटर है उसको
within 30 days of initiating the liquidation proceeding claims receive करने होते हैं from creditors, and after receiving the claims he shall consolidate them, and these claims may be withdrawn within 14 days of submitting them by the creditor. एंड 39 में फिर उसके बाद क्लेम्स जो है लिक्विडेटर वेरीफाई करता है दैट कौन से सही है कौन से जेन्युइन है. देन 40 में वो एडमिशन या रिजेक्शन करता है क्लेम की होली और इन पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ जितना उसके पास रिकॉर्ड है, एंड कम्युनिकेट द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टू द क्रेडिटर विद इन 7 days. उसके बाद 41 में उसके डिटर्मिन करता है कितनी क्लेम की वैल्यूएशन होगी है. देन 42 में जो है अपील कर सकते हैं क्रेडिटर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर, बट दिस अपील शैल बी फाइल्ड विद इन 14 days ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन नोटिस रिसीव्ड बाय देम. देन उसके बाद 43 एंड 44 बात करता है प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन्स की. प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शन बेसिकली होती हैं कि कॉर्पोरेट डेटर ने कोई ट्रांसफ़र करी है प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट टू द क्रेडिटर और ही श्योरिटी, जिसका इफेक्ट है दैट क्रेडिटर और श्योरिटी इज इन अ बेनिफिशियल पोजीशन एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स, एंड वो रेलिवेंट टाइम की अब हुई हूँ. रेलिवेंट टाइम क्या होता है दैट इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टी इट वाज द ट्रांजेक्शन वाज मेड विद इन 2 years immediately preceding the commencement of the liquidation proceeding, or other person then 1 year immediately preceding the insolvency commencement date. देन उस केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन फाइल करता है लिक्विडेटर टू पास एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 44. देन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर उसको लगता है दैट यस प्रेफरेंशियल ट्रांजेक्शंस हुई हैं देन वो कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है अंडर सेक्शन 44, जिसमें कि बेसिकली जिसका अगर हम जिस निकालें तो वो होता है कि जो भी बेनिफिट दिया है कॉर्पोरेट डेटर ने वो रीस्टोर करना टू द कॉर्पोरेट डेटर. उसके बाद 45 से लेकर 48 तक अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की बात करता है. 45 में पहले एप्लीकेशन फाइल होती है फॉर अवॉइडेंस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन बाय द लिक्विडेटर टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है वेयर द कॉर्पोरेट डेटर हैज़ मेड एनी गिफ्ट टू एनी पर्सन और ट्रांसफर्स वन और मोर ऑफ इट्स एसेट्स फॉर कंसिडरेशन विच इज ऑफ वैल्यू सिग्निफिकेंटली लेस दैन द वैल्यू paid by the corporate debtor, and it was not done in the ordinary course of the business, then उसको हम कहते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन एंटर हुई है. और उसके लिए जो रेलिवेंट पीरियड है वो सेम है जो हमने पढ़ा है सेक्शन 43 में. उसके बाद अगर अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को लिक्विडेटर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं रिपोर्ट करता है जो कि इसकी ड्यूटी थी अंडर सेक्शन 45, देन द क्रेडिटर और एनी अदर मेंबर और एनी पर्सन may report that to the adjudicating authority, and the adjudicating authority if comes to the conclusion that yes undervalue transaction has taken place then it may order for to restore that amount and send communication to the board to initiate a disciplinary proceeding against the liquidator or resolution professional. और 48 में ऑर्डर होता है, ऑर्डर होते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी करता है इन केसेस ऑफ अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन सेम जो 44 में होते हैं. देन उसके बाद 49 में ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स. बेसिकली क्या होता है कि अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन जो हमने करी है 45 में वही है, बट इट वाज मेड डेलिबरेटली टू कीप द प्रॉपर्टी अवे फ्रॉम द क्लेम्स ऑफ द पर्सन्स हु आर एलिजिबल, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन डिफ्रॉडिंग द क्रेडिटर्स. उसके बाद 50 में है एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शन. बेसिकली इसमें होता है दैट कॉर्पोरेट डेटर हैज़ बाउंड हिमसेल्फ फॉर एग्जॉर्बिडेंट पेमेंट्स इन ट्रांजेक्शंस दैट वर डन विद इन 2 years preceding द इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, एंड इन दैट केस ऑर्डर कर सकता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजेक्शंस जो वही 44 के ऑर्डर्स होते हैं रिस्टोर करने के एंड प्लस उस ट्रांजेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करने का. देन 52 में सिक्योर्ड क्रेडिटर है लिक्विडेशन प्रोसीडिंग में. उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट रिलिंक्विश करके जो कि 53 में उसको डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट आएगा वो ले ले, या फिर वो सिक्योर्ड इंटरेस्ट है उसको रियलाइज़ करे. अगर वो ऑप्शन सिलेक्ट करता है सिक्योर्ड इंटरेस्ट रियलाइज़ करने का तो उसको वो लिक्विडेटर को इन्फॉर्म करना है. देन लिक्विडेटर वेरीफाई करेगा उसके क्लेम को और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सेपरेट आइडेंटिफाई करेगा. उसके बाद सिक्योर्ड इंटरेस्ट को अगर रियलाइज़ करने में क्रेडिटर को कोई हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है कॉर्पोरेट डेटर तो वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अप्लाई करेगा. एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फिर ऑर्डर पास करेगी कि इसको सारी असिस्टेंट प्रोवाइड की जाए. और अब जो है जो अमाउंट रियलाइज़ हुआ है वो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो वो एक्सेस में रियलाइज़ हो गया या फिर वो जितना उसको ड्यू था अमाउंट उसके डेट का उससे कम रियलाइज़ हुआ है सिक्योरिटी इंटरेस्ट से. तो अगर तो ज़्यादा हुआ है तो वो एक्सेस जो है वो लिक्विडेटर को रिटर्न कर देगा, और अगर कम हुआ है तो जितना अमाउंट कम रह गया वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स में उसकी जब प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर आएगा तो उसको मिल जाएगा.
ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट सबसे पहले किसकी जो प्रेफरेंस में होती है वो होती है जितनी भी इंसॉल्वेंसी लिक्विडेशन की और इंसॉल्वेंसी की जितनी भी प्रोसीडिंग्स की कॉस्ट होती है वो सबसे पहले आती है। उसके बाद 54 में है डिसोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर दैट आफ्टर रियलाइजिंग ऑल द एसेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द अमाउंट्स द liquidator shall apply to the adjudicating authority to dissolve the corporate debtor and the adjudicating authority shall pass the order और वो ऑर्डर विद इन 7 days उस एंटिटी के पास रजिस्टर कराना है जिसके पास वो डेटर रजिस्टर्ड था। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 2-3। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3A से, जो कि विद इफेक्ट फ्रॉम 4 अप्रैल 2021 आया ये कंसेप्ट 54A से लेके 54P तक, जो कि है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, जिसको हम कहेंगे PPIRP। ठीक है, तो ये हम करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट। ओके, थैंक यू। सॉरी, हम एक चीज़ कवर करना भूल गए, जो कि है कि जब 7 और 8 और 10 में एप्लीकेशंस फाइल होती है तो फिर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उसके पास जब एप्लीकेशन फाइल होती है तो उसको विद इन 14 डेज ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन डिसाइड करना होता है दैट वो एक्सेप्ट कर रही है उसको या रिजेक्ट कर रही है। और अगर वो रिजेक्ट करने को डिसाइड करती है देन विद इन 7 डेज उसको एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस देना होता है टू द एप्लीकेंट टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। और अगर वो जो भी उसका डिसीजन है वो उसको 7 डेज़ में नेक्स्ट 7 डेज़ में कम्युनिकेट करना है टू द फाइनेंशियल क्रेडिटर अगर वो रिजेक्ट हुआ है, और फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड कॉर्पोरेट डेटर अगर वो एक्सेप्ट हुआ है। ठीक है, और एक्सेप्ट करने का उसका अगर रिजेक्ट करने का क्या क्या ग्राउंड हो सकता है, या तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट हुआ ही नहीं है जो कि वो क्लेम कर रहे हैं, या फिर जो एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की है दैट इज़ इनकम्प्लीट, या फिर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है अगेंस्ट द पर्सन जो कि उन्होंने प्रपोज किया है टू अपॉइंट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। सेक्शन 9 में भी जब एप्लीकेशन फाइल होती है देन द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है उसको डिसाइड करना है विद इन 14 डेज ऑफ रिसीविंग द एप्लीकेशन दैट कोई डिफ़ॉल्ट अकर हुआ है नहीं हुआ है, और उसको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। और वो रिजेक्ट करनी है तो उसको 7 डेज़ का नोटिस देना है टू द ऑपरेशनल क्रेडिटर टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। और सेम है कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के केस में, जिसको 14 डेज़ में डिसाइड करना है दैट डिफ़ॉल्ट हुआ है नहीं हुआ है, और अगर रिजेक्ट करना है तो उससे पहले 7 डेज़ का उसको नोटिस देना है टू द कॉर्पोरेट क्रेडिटर टू रेक्टिफाई दैट डिफेक्ट। प्लस जो कॉर्पोरेट एप्लीकेंट जब एप्लीकेशन फाइल करता है तो उसको अपनी एप्लीकेशन के साथ एक स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी भी फाइल करनी है ऑफ इट्स मेंबर्स जो जिन्होंने डिसाइड किया है दैट कॉर्पोरेट एप्लीकेंट शेल इनिशिएट द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी अब हम नेक्स्ट करते हैं।